हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हेडलाइन है वो टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन का बना रिकॉर्ड। 85 लाख को लगे टीके। 21 जून यानी कि विश्व योग दिवस पर एक टीके का महाअभियान शुरू किया गया है भारत में, जिसे चौथा चरण कह सकते हैं। और इसमें कल लगभग 85 लाख लोगों ने टीका लगवाया है और कल से 18 से ऊपर उम्र के सभी व्यक्तियों को फ्री में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ऐसी शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के महाअभियान के पहले ही दिन सोमवार को नया रिकॉर्ड बना। शाम 7 बजे तक देश में वैक्सीन की 85.15 लाख डोज लगाई गई, जो पिछले दिनों के औसत 33 से 36 लाख डोज से 2 गुने से ज़्यादा है। इससे पहले 1 अप्रैल को 48 लाख से ज़्यादा डोज लगाई गई थी। सरकार ने योजना 1 करोड़ डोज देने का लक्ष्य रोजाना 1 करोड़ डोज देने का लक्ष्य रख रखा है। उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक भारत लगभग 50 करोड़ डोज लगवा चुका होगा। सोमवार को टीकाकरण में केंद्रीकृत प्रयास का असर दिखा। 1 मई से विकेंद्रीकरण टीकाकरण प्रणाली शुरू हो गई है। इसमें राज्यों को खुद से वैक्सीन खरीदकर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने की छूट दी गई थी। इससे टीकाकरण की गति धीमी हो गई। इसको देखते हुए 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण को केंद्रीकृत करते हुए 21 जून से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगवाने का ऐलान किया था। नेक्स्ट न्यूज है कि चीन के एक और शहर में कोरोना। चीन में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। इस बार संक्रमण का केंद्र ग्वांगडोंग प्रांत बना है। यहां कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते संक्रमण में उछाल बताया जा रहा है। इस दक्षिणी प्रांत का एक और शहर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया है। मामले बढ़ने पर डोंगवांग शहर में बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी गई है। ग्वांगडोंग पिछले 31 दिनों से कोरोना के प्रकोप से जूझ रहा है। इस प्रांत में अब तक जितने मामले पाए गए हैं उनमें से करीब 90% अकेले प्रांतीय राजधानी ग्वांगझोउ में मिले हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए यहां सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। अब डोंगवांग में भी सख्त कदम उठाए गए हैं। लोगों के शहर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। दिसंबर 2019 में जब चीन में कोरोना का पहला मामला पाया गया था, तब वुहान शहर संक्रमण का केंद्र बना था। ब्रिटेन में मिले 9,000 नए केस। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे के दौरान 9,284 नए मामले पाए गए हैं और 6 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 46,36,000 से अधिक हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 1,27,976 हो गया है। इस यूरोपीय देश में डेल्टा वेरिएंट का कहर भी बढ़ गया है। श्रीलंका में भी 92 भारतीय संक्रमित पाए गए हैं। कोविड जांच लगातार बढ़ाई जा रही है, इसलिए केसेस अब लगातार बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, लॉकडाउन खुलते ही सुधरने लगी अर्थव्यवस्था। कोविड-19 मामले में आई कमी के बाद राज्यों ने जैसे ही लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देना शुरू किए, वैसे ही आर्थिक गतिविधियों में सुधार के तत्काल संकेत मिलने लगे। कंपनियों का मानना है कि अगले करीब 1 वर्ष के दौरान उनका प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। अग्रणी उद्योग संगठन फिक्की व ध्रुव एडवाइजर्स द्वारा कराए गए सर्वे में शामिल 212 कंपनियों में से करीब 60% ने कहा है कि राज्यों के स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन से उनके कारोबार पर काफी असर पड़ा है। सर्वेक्षण के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाने और महामारी की दूसरी लहर की तीव्रता के चलते उपभोक्ताओं की भावनाओं पर असर पड़ा। इसके साथ ही कंपनियों ने मांग में स्पष्ट रूप से कमी का सामना किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि टाटा की देसी तकनीक से एयरटेल लॉन्च करेगी 5G। भारत की 5G सेवा मेक इन इंडिया तकनीक पर होगी। अब यह तय हो गया है। टेलीकॉम सेक्टर की 2 सबसे बड़ी कंपनियां एयरटेल और रिलायंस जियो 5G के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करेंगी। सोमवार को भारतीय एयरटेल ने स्वदेशी तकनीक से भारत में 5G सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है। एयरटेल ने इस काम के लिए टाटा ग्रुप से हाथ मिलाया है। एयरटेल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा विकसित
तकनीक की मदद से अगले साल भारत में 5G सेवा लॉन्च करेगी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि RIL इसकी जानकारी पहले दे चुकी है। 5G के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ोन को लेकर भी इस सप्ताह गुरुवार को बड़ी घोषणा की जा सकती है। उसी दिन RIL की सालाना आम सभा है और कंपनी अपना सबसे सस्ता 5G फ़ोन लॉन्च करने की जानकारी साझा कर सकती है। रिलायंस और एयरटेल दोनों ही अपने अपने स्तर पर 5G का ट्रायल शुरू कर चुके हैं। एयरटेल ने बताया कि टाटा ग्रुप ने ओपन RAN यानी कि पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक विकसित की है। एयरटेल देश में 5G से जुड़ी योजनाओं के हिस्से के रूप में इस स्वदेशी समाधान का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग करेगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरसंचार कंपनियों का नियामक कौन होता है। देखिए, दूरसंचार कंपनियों का नियामक होती है ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि दूरसंचार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु ये एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं JS शर्मा। अब ये जो स्पेक्ट्रम बार बार शब्द आता है, वो स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए, स्पेक्ट्रम यह उस विकिरण ऊर्जा का नाम है जो धरती को चारों ओर से घेरे रहती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि IMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मुख्य स्रोत सूर्य है। यह ऊर्जा धरती के नीचे दबे रेडियो एक्टिव तत्वों के साथ ही तारों और आकाश गंगाओं से भी मिलती है। इसी ऊर्जा के माध्यम से हम टीवी, रेडियो और मोबाइल फोन चला पाते हैं। स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं। जिस अवशोषण स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं पाई जाती हैं उन्हें रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरा है जिसमें काले बैंड पाए जाते हैं उन्हें बैंड अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जिनमें स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा अधिक सतत क्षेत्र ही अवशोषित हो जाता है उसे सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आई होप आपको स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूज है कि पेट्रोल डीजल पर सब प्रसंग काल की राजनीति से उपभोक्ता आज त्रस्त। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है और इस महंगाई में आम ग्राहक त्रस्त है। हकीकत यह है कि पूर्ववर्ती सरकार में तेल कीमतों को लेकर जो राजनीति होती थी उसका खामियाजा मौजूदा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व में कच्चे तेल के महंगा होने पर उसका पूरा बोझ आम जनता पर नहीं डाला जा रहा था, बल्कि सब्सिडी की व्यवस्था होती थी। इस सब्सिडी की राशि के बदले तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी किए जाते थे। इन बॉन्ड्स की परिपक्वता अवधि 10 से 20 वर्ष की होती थी। ये बॉन्ड्स परिपक्व हो रहे हैं और इनकी भुगतान अब शुरू होगा। पूर्व की सरकारों की तरफ से जारी 1.31 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स का भुगतान मौजूदा व आगामी केंद्र सरकार को इस वर्ष अक्टूबर से लेकर मार्च 2026 के बीच करना होगा। इन बॉन्ड्स पर इसी वर्ष करीब 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज देने को चुकाना होगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर में 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स के भुगतान का बोझ केंद्र सरकार को उठाना पड़ा है। एक दशक पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी इस मूल्य के 2 बॉन्ड्स के लिए अब मूल व ब्याज के तौर पर 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। इसके बाद 2023 में सरकार को 22,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स और 2024 में 40,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स का भुगतान करना होगा। 2026 में भी 37,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स की अदायगी करने का बोझ उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है भारत 5वां सबसे बड़ा FDI बाजार। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको FDI के बारे में उसमें विस्तृत रूप से बताया गया था। फिर भी इस वीडियो में आपको FDI के बारे में बता दें। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है।
इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में आप कह सकते हैं कि कई अधिकार हासिल हो जाते हैं। पिछले वर्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटाड ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 में कहा कि भारत में 2019 के मुकाबले 2020 के दौरान एफडीआई 27% बढ़कर $64 अरब हो गई। वहीं वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले वर्ष 35% घटकर $1 लाख करोड़ रह गया, जो 2019 में $1.5 लाख करोड़ रहा था। पिछले वर्ष दुनिया भर में कुल एफडीआई निवेश में एशिया की हिस्सेदारी बढ़कर 54% पर पहुंच गई है। अंकटाड ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि भारत की आर्थिक गतिविधियों पर कोरोना संकट ने गहरा असर जरूर डाला है, लेकिन मध्य अवधि में देश की मजबूत आर्थिक बुनियाद पर दुनिया को शक नहीं है। कोरोना संकट की वजह से दुनिया भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को खास बल मिला है। अब नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है कोरोना से लड़ाई की कमजोर कड़ी, और ये आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ स्तंभकार बलबीर पुंज द्वारा। इसमें लिखा गया है कि घृणाग्रस्त और अंधा लालच या फिर इन दोनों गुणों से युक्त व्यक्ति या समाज समूह को कितने भयंकर संकट में डाल सकता है, इसकी बानगी हमें कोविड काल में देखने को मिल रही है। इस कड़ी में हालिया प्रयास कांग्रेस में डिजिटल संचार के राष्ट्रीय समन्वयक गौरव पांदी ने बीते दिनों किया है। उन्होंने कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम होने का दावा किया है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि पांदी या उनकी पार्टी की गोवंश के प्रति कोई श्रद्धा है। यह उनका उद्देश्य केवल लोगों को वैक्सीन के प्रति हतोत्साहित करना था। स्मरण रहे कि 2017 में केरल में कांग्रेस नेता ने दिन दहाड़े सरेआम गाय के बछड़े की हत्या करके सेकुलरवाद में अपनी कथित आस्था का प्रमाण दिया था। वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत गत वर्ष से संघर्षरत है, किंतु विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घृणा करने वालों का कुनबा इस युद्ध में भारत का पक्ष कमजोर कर रहा है। इस षड्यंत्र में एक छोर पर जहां सांप्रदायिक मानस से प्रेरित अलीगढ़ की स्वास्थ्य कर्मचारी नेहा खान है, तो दूसरी ओर प्रभावशाली स्थानों पर आसीन स्वघोषित सेकुलरवादियों की जमात दुष्प्रचार और कुतर्क से लैस खड़ी है। देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। तब पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। उस समय शशि थरूर, जयराम रमेश, मनीष तिवारी सहित विपक्षी नेताओं और इंटरनेट मीडिया साइट्स पर कई प्रभावशाली लोगों ने स्वदेशी वैक्सीन को लेकर संदेह जताना प्रारंभ कर दिया था। परिणाम स्वरूप 28 मार्च 2021 तक मात्र 90 लाख करोड़ योद्धाओं अर्थात 30% ने ही टीका लगवाया था। प्रारंभ से मोदी सरकार मुफ्त कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही थी, किंतु विपक्ष ने राज्यों के संघीय अधिकार का मुद्दा उठाकर विकेंद्रीकरण और आयु सीमा हटाने के नाम पर टीकाकरण कार्यक्रम में अवरोध खड़े कर दिए। विवाद खत्म करने और अभियान को निर्विघ्न बनाने हेतु केंद्र ने इन मांगों को स्वीकार करते हुए 1 मई से इसे लागू कर दिया था। जब कोई राज्य इसमें सफल नहीं हुआ, तब 7 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने पुनः संपूर्ण वैक्सीनेशन कार्यक्रम को नियंत्रण में लिया और सभी वयस्क नागरिकों के मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत कर दी। स्पष्ट है कि विपक्ष की हठ धर्मिता ने देश का वह उपयोगी समय बर्बाद कर दिया जिसमें कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। यह अकाट सत्य है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत का प्रारंभिक संघर्ष योजनाबद्ध और सफल रहा था, किंतु बाद में हम पिछड़ गए। इसका कारण उपरोक्त घटनाक्रम में भी छिपा है। कोरोना वायरस का जन्म चीन की धरती पर हुआ। हमारी लड़ाई तार्किक तौर पर कोरोना वायरस और उसके जन्मदाता के खिलाफ होनी चाहिए थी। कठिनाइयों के बावजूद हम इसमें सफल होते, किंतु इस युद्ध में हमारी त्रासदी इसलिए कई गुना बढ़ गई क्योंकि समाज के एक प्रभावशाली वर्ग ने सार्वजनिक विमर्श को हाईजैक कर लिया और आम जन के बजाय शत्रुओं यानी कोविड सहित का प्रत्यक्ष परोक्ष साथ दिया, या यूं कहें कि अब भी दे रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सुलह की राह पर अमेरिका और रूस, और यह आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर सिंह ने। बीते दिनों जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 3 घंटे चली शिखर बैठक ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
इस बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए जिनसे यह संकेत मिला है कि दोनों देश अपने मतभेद खत्म करने को तैयार हैं। अब दोनों देश एक दूसरे के राजनयिकों को अपनी अपनी राजधानियों में लौटने देंगे। उक्त बैठक में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच यूक्रेन के नाटो में लौटने पर सार्थक चर्चा हुई है। तो अब यहाँ पर एक टर्म आया है हमारे लिए, नाटो। तो नाटो के बारे में हमें पता होना चाहिए। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य गठबंधन था जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। उस समय यह सैन्य गठबंधन था, लेकिन समय के साथ साथ कुछ वर्षों के बाद यह बदला और एक राजनीतिक संगठन बन गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। साइबर हमले पर संयुक्त प्रयास की सहमति बनी। इसके साथ ही परमाणु स्थिरता को लेकर चर्चा जारी रखने पर भी सहमति बनी है। वहीं मानवाधिकार सहित कई मामलों पर सहमति भी रही है। रूसी विपक्षी नेता एलेक्स नवेल्नी के बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने दोनों के बीच इस पर मतैक्य नहीं बताया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ की। पुतिन ने जो बाइडेन को एक अनुभवी राजनेता बताया और कहा कि बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी अलग हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत बेहद रचनात्मक रही है और उन्हें नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई शत्रुता की भावना थी। शिखर बैठक में तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने काफ़ी सकारात्मकता दिखाई। यह सच है कि रूस और अमेरिका के बीच पिछले एक दशक से काफ़ी तनाव चल रहा है, लेकिन इस बैठक ने इस तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। अमेरिका अभी भी वैश्विक महाशक्ति है और रूस भी अपनी कमजोर आर्थिक शक्ति के बावजूद सामरिक तौर पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति है। पिछले एक दशक में अमेरिका रूस तनाव ने वैश्विक राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया है। इसका परोक्ष फायदा चीन को मिला है। पश्चिम की ओर से चौतरफा हमले से घिर चुके पुतिन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ही चीन से हाथ मिलाया है। हालांकि पुतिन को पता है कि रूस और चीन के बीच दीर्घकालीन दोस्ती संभव नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन पिछले 2 दशकों से अपने विभिन्न रूपों में रूस पर शासन कर रहे हैं। तमाम आंतरिक और बाहरी विरोधों के बाद भी उनका शासन इसलिए चल रहा है क्योंकि वह रूस की विशाल भौगोलिक एकता को अक्षुण्ण रखने में सफल रहे हैं। वह चीन के संभावित विस्तारवाद से साइबेरिया के विशाल भूभाग पर उभर रहे खतरे को महसूस कर रहे हैं। रूस चीन के अधीनस्थ नहीं रह सकता, जैसा कि परिदृश्य तेजी से उभर रहा है। भारत के लिए जिनेवा शिखर सम्मेलन काफ़ी सकारात्मक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल कूटनीति के कारण आज अमेरिका और रूस दोनों भारत के करीबी मित्र हैं। रूस और अमेरिका के बीच के तनाव से भारत को सामरिक और आर्थिक तौर पर काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अमेरिका और रूस के तनाव को जिनेवा शिखर सम्मेलन ने समाप्त तो नहीं किया, पर रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलने की प्रक्रिया को तेज अवश्य किया है। जाहिर है कि इससे चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता तेजी से कम होगी। रूस के भारत के साथ संबंधों में और मधुरता आएगी और चीन की वैश्विक राजनीति में बढ़ती धमक पर भी लगाम लगेगी। जिनेवा शिखर सम्मेलन विश्व शांति के साथ साथ भारत के लिए भी अच्छी खबर लेकर आया है। इसमें भारत के समक्ष वह दुनिया की स्थिति दूर होगी जो अक्सर दोनों देशों को लेकर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आर्टिकल है बड़े लक्ष्य की प्राप्ति। देखिए, टीकाकरण को लेकर जो पहली न्यूज़ थी उसको हमने डिस्कस कर लिया है, इसलिए इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आज का यानी 22 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।